प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड में राष्ट्र का स्वरूप इस पाठ का आज का अंश, जिसमें हम संस्कृत शीर्षक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्र बंधुओं में शेयर करें, क्योंकि यदि उत्साहवर्धन नहीं होता है तो फिर किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। और ये है दिमाग से निकाल देना है कि पैसे कमाने का उद्देश्य है, पैसा बाद की चीज है। आप सबके आशीर्वाद से जीने खाने के लिए बहुत कुछ है। बस ये है कि आप समझ सकते हैं कि बिना उत्साहवर्धन के कुछ हुआ है आज तक। तो कुल मिलाकर के जब तक माध्यमिक शिक्षा परिषद रहेगा और भारत में हिंदी रहेगी तो ऐसे पाठ को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये बहुत दिन तक चलने वाला है। YouTube जब तक रहेगा ये भी सही है। फिलहाल एक क्षण का तो कोई ठिकाना नहीं और योजनाएं इंसान बनाता रहता है। हम भी वही कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अंश। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस अवतरण में लेखक ने भारतीय संस्कृति के अंश कहाँ कहाँ मिलते हैं, भारतीय संस्कृति की शिक्षा कहाँ कहाँ भरी पड़ी है, कहाँ से आप उसे सीख सकते हैं, आपका ध्यान उन क्षेत्रों की ओर आकृष्ट किया है। मतलब लेखक ने कोशिश किया है कि आपका ध्यान उधर जाए जहां भारतीय संस्कृति के अनेक उपदेश, अनेक ज्ञान और विज्ञान भरे पड़े हैं। अब इतना समझने के बाद जो है आपको सारी बात समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, हम जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उसे व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग वैसे सामान्यतः कह के अपनी बात बोल देते हैं, कुछ लोग गीत के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, कुछ लोग कहानियां और नाटक, उपन्यास आदि लिखते हैं। हाँ, होता वही है जो उसके मन की सोच होती है, जो उसने पूरे जीवन सीखा होता है। कुछ लोग विभिन्न कलाओं के माध्यम से, वो चाहे चित्रकला हो चाहे मूर्ति कला हो, जो उन्होंने सीखा है, जिसने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है, उसको उस माध्यम से दिखाते हैं। कुछ लोग नृत्य के माध्यम से दिखाते हैं और गीत की बात तो हमने कर ही दिया है। अब इन सबको क्यों चुना गया है? क्योंकि इन सबको चुनने का कारण एक ही है कि सबको, चाहे हम साहित्य की शरण में रहें, साहित्य को पढ़ें या देखें, कला को देखें या बनावें, नृत्य को देखें या स्वयं नृत्य में प्रतिभाग कर रहे हों, गीत गाएं या गीत सुने, सब में एक आनंद मिलता है। और उस आनंद में अगर देखा जाए तो उस एक बहुत खास गुण छिपा हुआ है। क्या है? समझिएगा। ये क्षेत्र अलग हो सकते हैं। साहित्य का क्षेत्र हुआ, कला का क्षेत्र हुआ, नृत्य का क्षेत्र हुआ, गीत का क्षेत्र हुआ, गांव की महिलाओं की गानों का क्षेत्र हुआ, विरह कव्वाली का क्षेत्र हुआ। ढेर सारी लंबे लंबे क्षेत्र हैं अलग अलग। सभी लोग अलग अलग अपने भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन सबको मिलता क्या है? आनंद। सबका उद्देश्य क्या है? उन्होंने जो सीखा है, उन्हें जो अच्छा लगा वो लोगों के सामने रखना। तो विद्यार्थियों, यही जो आनंद पक्ष है,
अगर सभी संस्कृति वाले उसे स्वीकार करते हैं कि भाई उद्देश्य तो एक ही है, शायद ईश्वर को भी आनंद स्वरूप कहा गया है, तो शायद कोई विरोध नहीं है। और ये धर्म इत्यादि की जो जाति इत्यादि का जो लफड़ा है ना, सब वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति जो है आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। आप सोचेंगे आज व्याख्या नहीं बताए, शब्दार्थ की चर्चा नहीं की, सीधे ये सब बताने लगे। जितना हल्का आप समझ रहे हैं उतना हल्का ये अवतरण है नहीं। इसको बड़ी गहराई से पूरा जीवन का अनुभव लगा दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ा है। अब हम चर्चा करते हैं पहले जैसा। तो साहित्य प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने भारतीय संस्कृति के आनंद पक्ष को सबके लिए कल्याणकारी बताया है और मिलजुल कर कार्य करने का संदेश दिया है। देखिएगा, साहित्य चाहे कहानियां हो, कविताएं हो, गीत हो, तमाम प्रकार के नाटक हैं, रूपक हैं, तो ये सब साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब साहित्य क्या है? साहित्यस्य भावः साहित्यम। ध्यान दीजिएगा, जो साथ में कल्याण करने की भावनाओं को लेकर के लिखा गया होता है, हित की भावना से जिसकी रचना होती है, उसे साहित्य कहते हैं। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? देखिए, आप भले ही हाई स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, आप सभी जीवन परिचय को देखिए, सारे लेखकों और कवियों का जीवन परिचय देखिएगा, जब तक आप देखेंगे सभी संस्कृत पढ़े होंगे, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। 2-3 लोग हैं जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा है, लेकिन बाद में जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि भाषा का सुधार और गहराई का ज्ञान तब होता है जब हम भारतीय संस्कृति के आधार, एक भाषा है संस्कृत, बिना उर्दू संस्कृत का कुछ ज्ञान रखे, बिना हिंदी का ज्ञान रखे हम भारतीय कहलाते हैं, थोड़ा मुझे संदेह हो जाता है। चलिए, साहित्य हो, साहित्य, कला, विविध कलाएं, नृत्य, अनेक प्रकार के क्षेत्रीय लोक नृत्य, गीत, अनेक क्षेत्रों में गाए जाने वाले गांव के गीत, पारंपरिक गाने, गीत भजन जो महिलाएं गाती हैं, सब में ये सब है। आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, कोई गीत के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, कोई नृत्य के माध्यम से, कोई साहित्य के माध्यम से, और कुछ खेल और आमोद प्रमोद तमाम त्योहार इत्यादि के माध्यम से, खुशियों का अवसर आमोद प्रमोद कहलाता है। इनके माध्यम से अपने अपने मानसिक विचारों को, अपनी अपनी खुशियों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, अर्थात व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, उद्देश्य नहीं होता है किसी को हम ये दिखा दें, उद्देश्य ये होता है कि उसको करके उसे आनंद मिलता है। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, अब अंदर जो संतोष का भाव है, जो विश्वव्यापी है, सभी जगह एक जैसा है। अंग्रेज भी अगर कुछ मतलब डांस करके खुश रहा होगा, तो भले इंग्लैंड में है, उसको भी वैसे ही आनंद आता होगा। या जो आध्यात्म का या ईश्वर का चिंतन करके हम यहाँ खुश होते हैं, वो जापान वाला भी ईश्वर की अनुभूति करके उतने ही आनंदित होता होगा। इसलिए भाव क्या है? विश्वव्यापी है। तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। कभी वो साहित्य के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से, कभी गीत के माध्यम से। जो अंदर आनंद का भाव होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो बाहर प्रकट होता है। और ये आनंद क्या है वास्तव में, जो हमने सीखा है और जो मुझे लगा कि मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इसको ऐसे प्रकट किया जा सकता है, तो वैसा करके उसे आनंद मिलता है। अच्छी कविता लिखना, कहानी लिखना, अच्छी चित्रकारी करना, मूर्ति बनाना, ये सब अंदर का आनंद भाव है जो एक कला की तरफ लेके जाता है। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध यानी अनेक रूपों में सामने आता है, साकार होता है, अर्थात दिखाई पड़ता है। यद्यपि बाहर की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, बाह्य रूप की दृष्टि से, बनावटी स्वरूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। ये सब संस्कृति के लक्षण है। साहित्य भी संस्कृत का लक्षण है, कला भी संस्कृत का लक्षण यानी माध्यम है, और नृत्य, आमोद प्रमोद, ये सब संस्कृत के माध्यम, संस्कृत के लक्षण है। दिखने में ये सब बाहर से अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। लेकिन अगर आनंदानुभूति की बात करें, उसको करके उसको जो आनंद मिलता है, चाहे कहानी सुना करके या लिख करके या चित्र बना करके, मूर्ति बना करके जो आनंद मिलता है,
उसमें एक सूत्रता है, अर्थात सबको एक जैसा आनंद मिलता है, वह सब एक बंधन से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति सहृदय है, अर्थात जो सबके कल्याण की बात सोचता है, सहृदय उसे कहते हैं जो दूसरे के दुख को देख के दुखी होता हो, उसकी खुशियों में खुश होता हो। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। वो उन चीजों को स्वीकार करता है जो सबको सुख और आनंद देते हैं। वो उन छोटे छोटे आडंबर और कुरीतियों को नहीं ध्यान में लेता है जो कभी कभी समस्याएं उत्पन्न कराते हैं। तो जो व्यक्ति सहृदय वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, स्वयं भी खुश होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही अनेक अनेक प्रकार की संस्कृतियों को मानने वाले लोगों से बने हुए राष्ट्र के लिए फायदेमंद है, लाभकारी है। बीच में हमने केवल व्याख्या रख दी है, शब्दों को छोड़ दिया है। तो भले ही अलग अलग संस्कृति और अलग अलग माध्यम से लोग रहते हो, मूलतः वो संस्कृति एक ही रूप में होती है। तो ये सबके लिए फायदेमंद है। गांव, अब ध्यान दीजिएगा, जहां जहां ये तत्व भरे पड़े हैं, हमारी संस्कार, हमारी परंपराएं, जो कुछ हमारे कल्याण के लिए हैं, जहां जहां भी ये हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इधर हम चल रहे हैं लेखक के साथ, समझिएगा। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, जो जंगल इतना मतलब कि आदिवासी लोग जो गीत गाते हैं, उनमें जो गांव में गीत गाए जाते हैं, आजकल जो गांव में गाया जाता है लोकगीत इत्यादि, कहरवा हुआ, बिरहा हुआ, लोग उधर नहीं ध्यान देते। औरतें जो गाना गाती हैं उन उधर लोग ध्यान नहीं देते। वैसे सबका फिल्मीकरण हो गया है, ये हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उन सब में हमारी संस्कृति और हमारे कर्तव्य बताए गए होते हैं। शादी विवाह में जो गीत गाए जाते हैं उसमें कब क्या करना चाहिए सब कुछ गा के बता दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे, आसमान के नीचे जब लोग चारपाई बिछा के लेटते थे तो छोटे छोटे बच्चे कहानियां सुनते थे। आइए थोड़ा सा वो नज़ारा भी देखते हैं। तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में ऐसी ऐसी कहानियां जो तारों के नीचे लोग लेट करके आराम से दादी या नानी या नाना या दादा कहानियां सुनाया करते थे। याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे तो कभी हम लोग ध्रुव की कहानियां सुनते थे। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते थे चंद्रशेखर आजाद और लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाते थे। वहीं जो एकदम अनपढ़ हुआ करते थे सारंगा सदाविरज की कहानी सुनाते थे। ये सब कहानी, इन सब में कुछ न कुछ मैसेज है, कुछ न कुछ हमारी संस्कृति के तत्व है। ध्यान दीजिएगा, समय की कमी के अनुसार, क्योंकि इतनी बड़ी व्याख्या नहीं होनी चाहिए तो मैं उसे छोड़ता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए, एक भक्त कितने हद तक अपने ईश्वर की प्रतीक्षा कर सकता है, सबरी के उन लाइनों में आप समझ सकते हैं। यही रहिया अहे हो मोरे राम सबरी के घरवा। ये गांव का गीत है जिसको आप कभी जरूर सुने होंगे, अथवा ढेर सारे गाने हैं। अब क्योंकि मैं उन सबको यहाँ नहीं रख सकता, ये सब गांव के गीत है जिनको ये नहीं पता है इसका राइटर कौन है, किसने लिखा है गीत को, वो लगभग कोई नहीं जानता। लेकिन एक दूसरे से एक सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि हम पढ़े लिखे लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वह अनपढ़ महिलाएं जो हजारों साल पहले के गीत आज भी वो वैसे ही एक दूसरे से याद करके उसको यहाँ तक सुरक्षित किए हुए हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सामान्य कार्य नहीं है, ये भी हमारी परंपरा की सबसे बड़ी सुरक्षा है। चलिए, समय ज़्यादा लग रहा है। तो गाँव और जंगलों में स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र जन्म लेने वाले लोकगीतों में, गाँव के गानों में तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछा करके जो कहानियां सुनाई जाती थी, उनके नीचे विकसित होने वाली लोक कथाओं में संस्कृति के अमित यानी कि असीमित भंडार भरे हुए हैं, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है, जिनको सुन करके आज भी हम सारी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय अपनी संस्कृति को पहचानने का है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। समझिएगा, ये निबंध कब लिखा गया था और आज 2025 में इसकी प्रासंगिकता इतनी है कि आज ही हमारा लेखक कह रहा है कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उसके परिचय का समय चल रहा है। इसीलिए लेखक को
भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता कहा जाता है। एक अच्छा साहित्यकार तीनों युग देखता है, जैसे कि आपने देखा है जिसको आप पढ़ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, हमारे पूर्वजों ने चरित्र के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के विषय में, साहित्य और कलाओं के विषय में और संस्कृति को संवारने के लिए जो जो कार्य किया है, जो कुछ लिखा है, जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारे सामने रख के छोड़ के गए हैं, वो किसी पराक्रम से कम नहीं है, किसी महान विजय, किसी बड़े युद्ध को जीतने से कम नहीं है। क्योंकि जब हमारी संस्कृति के लोग दुश्मन बने हुए थे, तब भी इन लोगों ने उसे संजो के रखा है। इसलिए छोटे पराक्रम की बात नहीं है। उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, उन सबको हम सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और उसके तेज को, उसका जो लाभ होगा, उसका जो प्रभाव होगा, अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं संस्कृतियों की छाँव में आगे बढ़ें और हमारा विकास चले और हम सब सुखी हों, जो हमारे यहाँ की हम सुखी हों, सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। अब देश को आगे बढ़ाने का सही तरीका क्या है? लेखक ने यही लिख दिया कि सबको साथ लेकर, सबको सुख के साथ देखना, सबको सुखी रखना, स्वयं खुश रहना, यही राष्ट्र विकास का सबसे अच्छा तरीका है। यही स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीते हुए समय को लेकर के हम आपस में लड़ें, वो हमारे लिए भार बन जाए। अतीत यानी कि इतिहास। ऐसी सोच जब रखते हैं कि सबको सुख से देखना और मतलब सहानुभूति पूर्वक मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पुरानी बातें याद करके आपस में लड़ें। तो तब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सच्चाई जान चुके होते हैं, हम अपनी संस्कृति का मूल तत्व तो पहचान चुके होते हैं। तो वास्तव में ये ऐसा समय, अर्थात ऐसा हो जाने पर कुछ ऐसी स्थिति आती है जहाँ अतीत यानी बीता हुआ इतिहास वर्तमान के लिए भार रूप नहीं होता है, बोझा नहीं होता। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखने चाहता और जहाँ बीता हुआ समय वर्तमान का दुश्मन नहीं बनता है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि वो अपने वरदान से उसको आगे बढ़ाना चाहता है, अर्थात कुछ ऐसा सिखाना चाहता है कि आगे हमें वैसा दुख न देखना पड़े। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, ऐसे देश को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अर्थात हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा देश हमारा देश जरूर होगा। यहाँ स्वागत करने का मतलब है हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा देश ऐसा होगा। विद्यार्थियों, यहाँ दो शब्द आपको ध्यान देना है। अतीत भी बीते हुए समय को, इतिहास को कहा गया है, और भूतकाल भी बीते को कहा गया है। अर्थात अतीत और भूत को ऐसे समझिएगा, एक बहुत पुराना है जिसका हमें कुछ ज्ञान नहीं, और एक ऐसा है जिसको हम 2-4 साल से जानते हैं, वो भी भूत में है। इसलिए इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सीख ले इतिहास से, नए युग का करें स्वागत। महाभारत की एक लाइन आई है, हम इतिहास से सीखेंगे और नए युग का सम्मान करेंगे। कहाँ कहाँ क्या करके क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है, ये हम सीखें और फिर आने वाले समय का स्वागत करें। ज़्यादा समय है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जरूर कह दें, क्योंकि अगर हम पहले भी जब कई राजा लोग आपस में बंट गए थे, तब दूसरे लोगों ने हमारे देश पे कब्जा किया था। आज हम जाति के रूप में बंट रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि एक अंगोछा दे लेने वाला हमें उल्लू बना के चला जाता है, हम उसके पीछे जातिवादी नारे लगाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आप लोग, मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, इन चंद नेताओं, झूठे राजनीतिज्ञों के पीछे पड़ के बिखरे नहीं, मिलजुल के रहें। तो अब साहित्यिक सौंदर्य, भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक,
गुण ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। फिर मिलेंगे अगले पाठ में किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभम भूयात।